कथा कहे सो कत्थक। कत्थक के बारे में जब भी बात करते हैं तो पहले यही बात सामने आती है कि जो कथा कहता है नृत्य के जरिए वह कत्थक करता है। मंदिरों से इस परंपरा का जन्म हुआ। बहुत प्राचीन परंपरा नृत्य की कत्थक की रही है। इस समय 3 प्रमुख घराने कत्थक के हम लोगों के सामने आते हैं। जयपुर घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना, और इन 3 के साथ एक और कत्थक घराना भी जो है प्राय उसका नाम लिया जाता है, चक्रधरसी जीवाना, रायगढ़ कत्थक घराना। और 3 और जो 4 कत्थक घराने हैं इनकी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। जयपुर घराने की खास बात है पैरों की हरकत के साथ नृत्य की थिरकन। बनारस और लखनऊ घराने में खास विशेषता है भाव, प्रणय, अभिनय जो होता है जीवन का, उसको कलाकार प्रकट करते हैं। कत्थक के बारे में जब ये कहा जाता है कि कथा कहने वाले कत्थक होते तो एक बात और खास तौर से सामने आती है कि ताल और लय के साथ जब देह थिरकती है तो बहुत कुछ अपूर्व घटित होता है। संवाद के इस कार्यक्रम में आज कत्थक पर हम बात करेंगे और खास कलाकार हमारे आज साथ हैं मनीषा गुलियानी जी। मनीषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संवाद की इस विशेष कड़ी में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इस बात को जानते हैं कि संवाद में हम निरंतर ऐसे कलाकारों से आपको रूबरू कराते हैं जिन्होंने किसी विशिष्ट कला में अपना खास मुकाम पाया है। बल्कि ये कहना भी उचित होगा कि जिनकी कला से बहुत कुछ प्रेरणा ली जा सकती है। मनीषा जी ने जयपुर कत्थक केंद्र जो है उससे शिक्षा प्राप्त की। पंडित गिरधारी महाराज से भी आपने बाद में शिक्षा प्राप्त की कत्थक की। प्रेरणा श्रीमाल जी से भी आप शिक्षा प्राप्त कर रही है। और सबसे बड़ी बात आपके कत्थक की यह भी है कि जब आप नृत्य करती हैं तो अपने आप को भूल जाती है। और मुझे लगता है नृत्य वही सार्थक होता है जिसमें कलाकार गुम हो जाता है, उसकी कला केवल बची रह जाती है। मनीषा जी, बहुत सारी बातें आपसे करने का मन है आज इस संवाद कार्यक्रम में, और ख़ास तौर से मैं चर्चा करना चाहूँगा कि शुरुआत के दौर पे लेते हैं अपन कि आपने कत्थक को ही क्यों चुना नृत्य के लिए। बहुत सारे नृत्यों की बात आती है सामने, शास्त्रीय नृत्य भी है, लोक नृत्य भी है। क्या कुछ ऐसा कारण रहा कि कत्थक को आपने चुना? मैं बहुत छोटी थी जिस वक्त कथक मैंने सीखना प्रारंभ किया, या मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं कथक सीख सकूं। तो ये कहना तो शायद ठीक नहीं होगा कि मैंने कथक को चुना, लेकिन हाँ, बहुत छोटी थी। और उस वक्त ये ज़रूर कहूँगी कि मेरे जो पिताजी थे उनको इस बात का शायद भान था कि मैं नृत्य कर सकती हूँ, क्योंकि आजकल तो हर बच्चे छोटे छोटे होते हैं और बहुत एकदम नृत्य में पूरी तरह से वो डूबे रहते हैं, लेकिन पहले ऐसा कम हुआ करता था। तो शायद मेरी भाव भंगिमा और मुद्राएं ऐसी रही होंगी कि उन्हें लगा कि हमें अपनी बिटिया को कोई प्रशिक्षण दिलवाने की आवश्यकता है। और उन्होंने फिर जयपुर में ढूंढना शुरू किया। और जब मैं 5 बरस की थी तो वो मुझे जयपुर के जितने भी कथक केंद्र हैं, चाहे वो संगीत संस्थान हो, कथक केंद्र हो, और अगर कोई गुरु हैं, वो सबके पास मुझे लेके गए। एंड देन सब लोगों ने यही कहा कि ये अभी बहुत छोटी है, अभी थोड़ा इसको आप बड़े होने दीजिए। जयपुर कथक केंद्र ने कहा कि आप इसको कम से कम 7 साल का होने दीजिए, उसके बाद हम दाखिला देंगे आपको। तो फिर इस तरह से ये शुरू हुआ। और ये पिताजी का विचार या पिताजी की सोच थी कि अगर नृत्य सिखाना है तो शास्त्रीय ही सिखाना है। घर में कोई ऐसी परंपरा रही? बिल्कुल भी नहीं, नहीं, नहीं। जी। ये पूरी तरह से मेरे पिताजी का, मैं कहूँगी कि उनकी ही दृष्टि थी कि उन्होंने इस प्रकार सोचा। अच्छा, जब 7 साल की थी आपने विधिवत कहें कि कत्थक की शुरुआत कर दी, क्योंकि 5 साल से कत्थक की शुरुआत तो मुझे लगता हो ही गई, क्योंकि कुछ न कुछ भाव भंगिमा जिस तरह की रही है उस रूप में। बहरहाल एक और बताइए आप मनीषा गुलियानी जी कि कत्थक के बारे में कहा जाता है कि कत्थक कथा जो कहता है वो कत्थक कहलाता है। जो ये पुरानी बात है उसमें जो है। और आज तो कत्थक बहुत बदल भी गया है, कत्थक बहुत से स्तरों पर जो है। आपका क्या कहना है, कत्थक को किस रूप में परिभाषित करेंगे आप? बहुत मुश्किल सवाल है, और इसका सवाल तो अच्छे अच्छे जो बड़े विद्वत जन हैं वो भी नहीं दे पाते। मगर जितना मैं समझ पाई हूँ अभी तक कथक को, वो यही है कि कथक जो लिटरल मीनिंग है उसका, वो है कथा कहे सो कथक कहावे। वैसे कथक पहले कम्युनिटीज़ हुआ करती थी, और कथक में जाति होती थी जिसमें लोग नृत्य, संगीत, वादन, कथा कहना, वाचन सब कुछ सम्मिलित था। तो जो भी कथा कहता था, जिस भी जरिए से उनका जो भी माध्यम था, चाहे वो नृत्य हो, वादन हो, गायन हो, अभिनय हो या फिर केवल वाचन हो, उन्हें कथक कहा जाता था। और ये मंदिर परंपराओं से चला आ रहा है। और उसके बाद धीरे धीरे अभी जस्ट कुछ
आज़ादी से कुछ सालों पहले ही इस नृत्य का जो हम आज कर रहे हैं इसको कथक का नाम दिया गया। कि एक खास बात और, हम लोग राजस्थान में बैठे इसलिए बात करें इस बात को कि बीकानेर के आसपास का जो क्षेत्र है कथक का बड़ा गढ़ रहा है। बिल्कुल। और कथक के पूरे पूरे गांव यहाँ से रहे, जानकी दास जी जो रहे कहते हैं वो भी यहीं से जो है हुआ जी था। जी जी जी। तो ये बात जब कथक के बारे में कही जाती है कि जो कविता का वाचन भी जब किया जाता था, कविता का मंचन भी जब किया जाता था, उनको भी कथकिया कहा जाता था बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद कथक के घराने हमारे लोगों के सामने आते हैं कि 3 जो प्रमुख घराने, जो जयपुर घराना, बनारस घराना और लखनऊ घराना जी। तो इन घरानों को अलग अलग रूप में रूपायित करेंगे हम, इनको अलग अलग विश्लेषित करेंगे, तो उस रूप में क्या अंतर पाती है कथक को आप? घरानों के संदर्भ में देखिए, जैसा आपने मैं कहा, यूं कहूंगा कि घरानों के बारे में थोड़ी सी बात कर लें कि घराने जैसा आपने कहा कि बीकानेर, चूरू, सुजानगढ़, ये जो है बेल्ट, ये पूरा, इनफैक्ट आज जो रिसर्चेस सामने आ रहे हैं उसमें ये भी माना जा रहा है कि कथक का जन्म शायद यहीं से हुआ है। और एक किताब है प्रताप सिंह जी की लिखी हुई, जिसमें उन्होंने, प्रताप सिंह चौधरी जी की, जिसमें उन्होंने बाकायदा मेंशन किया है कि लखनऊ घराने के जो प्रवर्तक हुए हैं वो भी सब, उनका ओरिजिन राजस्थान से ही रहा है। वो पहले यहाँ से गुजरात गए, कच्छ की जगह भुज, और फिर वहाँ से वो हंडिया और लखनऊ की तरफ मतलब निकल गए और वहाँ बस गए। और बनारस घराने जानकी दास जी के लिए तो कहा ही जाता है कि वो यहाँ से वहाँ पहुँचे। अंतर जो है वो बेसिकली मैं कहूँगी कि रेpertoire में जो अंतर है वो देखने को मिलता है, जो कथक का प्रदर्शन क्रम है उसमें देखने को मिलता है। आप जब जयपुर घराने का कथक देखेंगे तो उसमें आप हर चीज़ बहुत विस्तार से देखेंगे, बहुत विस्तृत देखेंगे, उसमें आपको विविधता बहुत देखने को मिलेगी। फुटवर्क पे ज़्यादा जोर ये भी कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन सिर्फ फुटवर्क ही नहीं है, क्योंकि हर ऐसा लगता है जैसे, क्योंकि जयपुर घराने का खासकर क्योंकि जो उसका क्रम है और जो उसमें जिस प्रकार की चीज़ों को हम, बंदिशों को हम बांध के प्रस्तुत करते हैं, वो इतना बड़ा है और इतना विस्तृत है कि उसमें से आपने, क्योंकि शायद सबसे मुश्किल काम भी तत्कार को जब साधना की और स्किल की बात की जाती है तो कथक को चक्कर और फुटवर्क 2 चीज़ों से जाना जाता है। और जयपुर में इतनी तैयारी की जाती है अपार्ट फ्रॉम जो कंप्लीट रेpertoire है, उसके अलावा कि उसको शायद तत्कार और चक्कर से जानने लगे, किंतु जयपुर में जितना आपको तांडव या वीररस प्रधान देखने को मिलता है उतना ही वो भाव प्रधान भी है और उतना ही आपको लास्य अंग और श्रृंगार भी देखने को मिलेगा। लेकिन ये बात तो अपन दूसरे घरानों के साथ भी कह सकते हैं कि उनमें भी इस तरह के बहुत सारे प्रयोग, बहुत सारी चीज़ें हुई है जिसमें लास्य और भाव प्रधान जो है एब्सोल्युटली जी जी। बहरहाल हम लोग बात कर रहे हैं मनीषा गुलियानी से, और मनीषा गुलियानी जी के बारे में बात करते हुए एक बात और खास जहन में कौनती है कि कथक का मोहक नृत्य तो आप करती हैं, साथ ही साथ बहुत सारे लोक नृत्यों से भी आपका जुड़ाव रहा है। वुमेन आइकन अवार्ड आपको मिला है और कुवैत में खास तौर से नाट्यश्री का अवार्ड भी आपको मिला है आपके नृत्य की सेवाओं के लिए। बड़ा अलग सा लगता है इस रूप में कि कथक नृत्यांगना को कोई नाट्यश्री अवार्ड दिया जाए। नाट्य और कथक में क्या जो मानते इस रूप में क्या भेद, नाट्यश्री अवार्ड क्यों दिया गया आपको? ये तो मैं बिल्कुल नहीं समझ सकती, लेकिन कुवैत में एक सभा है जो नृत्य संगीत सभा करते हैं और एनुअली वो लोग बहुत ही सुंदर आयोजन करते हैं वहाँ पे, और ये उनका अपना चुनाव है कि वो भारत से बुला के किसी एक कलाकार को उसका प्रस्तुति होता है, उनकी वर्कशॉप्स होती हैं और फिर वो ये सम्मान उन्होंने डिसाइड कर रखा है तो वो वहाँ पर देते हैं। तो ये पूरी तरह से उनका अपना चुनाव है। तो जी मनीषा जी, आप बताइए कथक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो आपको खास तौर से इसलिए मैं पूछ रहा हूँ बात कि आपको फेलोशिप भी जो है संस्कृति मंत्रालय की मिली है कथक के लिए जो है, और शैक्षिक रूप से भी बात करें तो शैक्षिक रूप में भी आपने बहुत सारी डिग्रियां भी प्राप्त की और साथ साथ जो सर्वोच्च इस तरह की जो स्कॉलरशिप के लिए बात करते हैं अपन तो वो भी आपको मिली है। एक कथक नृत्य होता है, एक कथक की व्याख्या करना होता है। आपको नहीं लगता कि बहुत सारा अंतर है इसमें कि जो पढ़ाते हैं बहुत अधिक अच्छे नर्तक नहीं होते हैं, जो नर्तक अच्छे होते हैं अधिक व्याख्यायित नहीं कर पाते नृत्य को जो है? जी, ये तो हमेशा से रहा है, ये तो बिल्कुल है, क्योंकि जब हम छोटे थे और जब हम कथक को पढ़ते थे, जब हम कथक की किताबें पढ़ते थे तो जो हम करते थे हम उसको कभी भी आपस में नहीं, रेलेवेंस नहीं होता था, हम कभी भी समझ नहीं पाते थे कि अच्छा हम ऐसा करते हैं लेकिन इसमें ऐसा लिखा है। इनफैक्ट बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी है, बट मैं आपको कहना चाहूँगी कि कई बार ऐसा हुआ कि मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी आपने तो हमें ये बताया था
और इसमें तो ये लिखा है, जैसे फरमाइशी बोल या फरमाइशी बंदिशें कहा जाता है, तो बाकायदा उसकी एक डेफिनेशन दी गई है, परिभाषित किया गया है कि जब किसी बोल को आप 3 बार करते हैं और उसके तिहाई की पहला धा सम पे और दूसरा धा सम पे और तीसरा धा सम पे आता है तो वो फरमाइशी है। बट गुरुजी ने हमें जो फरमाइशी बातें बताई थी उनमें तो कहीं भी ये बात नहीं थी। तो मैंने गुरुजी से पूछा, मैंने कहा गुरुजी आप तो कहते हैं फरमाइशी वो अलग है। तो उन्होंने कहा कि बेटा जो किताबों में लिखा है वो आपके एग्ज़ाम के लिए ठीक है, लेकिन प्रयोग के लिए फरमाइशी का मतलब है फरमाइश। वो कहते थे कि पहले के ज़माने में राज दरबारों में जब आप रहा करते थे तो महाराजा की या जो भी सभा में लोग होते थे उनकी फरमाइश हुआ करती थी कि आप कुछ ऐसा करके दिखाएं। तो वो उसी वक्त तुरंत जो चीज़ आप क्रिएट करते थे फरमाइश पे, वो एक फरमाइशी बंदिश हो जाती थी, तो वो फरमाइशी है। तो जब गुरुजी हमें बताया करते थे तो हमें वो ज़्यादा रेलेवेंट लगता था प्रैक्टिकली। तो बिल्कुल आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। एक बात और बताइए कि जयपुर घराने के कथक से आप जुड़ी हुई हैं और प्रेरणा जी से भी आपने सीखा है। प्रेरणा जी की किताब है तत्कार, बड़ा चर्चित किताब रही है उसमें जो है जी। कथक के बारे में हम लोग बात करते हैं, तत्कार, उपज, परन, बहुत सारी चीज़ों मतलब सामने आती है, शब्दावलियाँ जो इस तरह की सामने आती है। तो इन शब्दावलियों के आलोक में हम कथक को सहज रूप में समझाना चाहें कि क्रमबद्ध रूप में कथक को किस रूप में करेंगे आप? क्रमबद्ध रूप में तो वो सबका अपना अलग अलग हो सकता है, लेकिन कथक को जितना थोड़ा बहुत मैं समझती हूँ उसको कह सकती हूँ कि, और जैसा प्रेरणा गुरुजी भी कहते हैं कि कथक एक ऐसा नृत्य है कि अगर उसको आप परंपरागत तरीके से करें तो वो एक फूल की तरह खिलना चाहिए। मतलब वो विलंबित या अति विलंबित से लेके द्रुत अति द्रुत तक जाता है, और उसकी जैसे पहले आप बिल्कुल स्थिर ठाठ से शुरू करते हैं जहाँ मूवमेंट ना के बराबर है, उसके बाद आप धीरे धीरे कुछ उठाने नाचते हैं जहाँ पे आपके मूवमेंट्स थोड़ा थोड़ा खुलना शुरू होते हैं, बोल थोड़ा खुलना शुरू होते हैं, अचानक से सरप्राइज एलिमेंट के साथ आप सम पे आते हैं। फिर आप गणेश स्तुति या गणेश परन से आप एक बार ईश्वर को याद करके आप पूरी तरह से तैयार होते हैं कि अब हम कथक की ओर या कथक के पूर्ण स्वरूप की ओर बढ़ रहे हैं। तो फिर आप आमद में आते हैं, जिसे एंट्री कहते हैं, जहाँ एक कथक नृत्य के बोलों के साथ एक संपूर्ण स्वरूप आके खड़ा हो जाता है कि अच्छा ये कथक है। आमद के बाद फिर जो भी आपने अपने गुरु से प्राप्त किया है, नृत्य के बोल, रचना, तोड़े टुकड़े, परन, क्योंकि कथक अंग है और तबले पखावज के बिना इसको अधूरा सा माना जाता है, तो परनें बहुत नाची जाती हैं। फिर वो सादा हो, चक्करदार हो, तिहाइयाँ हो, मतलब अनंत है। उसके बाद फिर आप मध्य में चले जाते हैं, धीरे धीरे लय बढ़ती जाती है। आप परमेलू नाचते हैं अलग अलग प्रकार के, आप कवित करते हैं, आप द्रुत लय में जाते हैं तो आप गत निकास गत भाव करते हैं, बंदिशें करते हैं भाव। ये तो पूरा नृत्य मैं बता रही हूँ। उसके अलावा अभिनय में फिर जैसा आप जहाँ जाना चाहें, जहाँ आपकी इच्छा हो, जहाँ आपका विचार हो, आप अभिनय में भजन करते हैं, ठुमरी करते हैं, चैती, होरी। आपकी पसंदीदा जो है चीज़ जो है कथक में क्या खास रहती है? मुझे विलंबित में नृत्य करना बहुत पसंद है, क्योंकि गुरुजी से भी अभी ये सीख रही हूँ मैं कि किस प्रकार से वो दो मात्राओं के बीच की जो जगह है उसका आनंद किस प्रकार से स्पेस जो है उसका आनंद लेना चाहिए। तो शायद उसको थोड़ा थोड़ा छू पा रही हूँ, तो आनंद आ रहा है करने में। कोई ऐसी प्रस्तुति आपकी जिसमें हुई है जिसमें लगा है कि विलंबित जो आपने किया जी उसका बहुत अलग तरह का जो है मिला है आपको जो है? ऐसा तो मैं बहुत ही अभी मुझे लगता है कि अभी मैं बहुत छोटी हूँ कथक और शास्त्रीय परंपराओं के उसमें जो वर्ल्ड है उसमें, क्योंकि यहाँ ऐसा माना जाता है जब आप 40 छू लेते हैं तब आप शायद एक कलाकार की तरह। से तो मुझे लगता है कोई नाता नहीं होना चाहिए नृत्य संगीत कलाओं का। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इन जनरली मतलब ऐसा माना जाता है कि आपको एक लंबा समय उसमें देने की आवश्यकता है। बट हाँ, एक बहुत समय पहले मैंने अजमेर में या अलवर में संगीत नाटक अकादमी का एक कार्यक्रम किया था, जिसमें मेरे साथ तबले पर पंडित लक्ष्मण जी थे जो अब नहीं हैं, और उन्होंने संगत किया था, जो मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। और मैंने वहाँ पे सोलो प्रेजेंट किया था, और मैं शायद उस वक़्त शायद 19-20 साल की ऐसे रही होंगी, और मैंने अच्छा विलंबित नाचा, ताल शिखर नाचा 17 मात्रा। और उस परफॉर्मेंस के बाद मुझे इतना ज़्यादा मतलब प्यार मिला, लोगों का आशीर्वाद मिला, कलाकारों का, दर्शकों का, कि मुझे ऐसा लगा कि हाँ मैंने शायद ठीक ठाक संभाल लिया।
कुमुदिन लाखिया ने बहुत सारे प्रयोग जो है शुरुआत में जो जी, कथक के जो जी, उसमें उन्होंने बिल्कुल, किए थे बहुत सारे बिल्कुल, जो है। absolutely। और एक कथक की जो बधी बधाई पहचान थी, उस पहचान का अलग मुहावरा भी उन्होंने दिया था। उसके बाद में प्रेरणा जी ने बहुत सारा काम कथक में किया इस तरह से, और बहुत सारे स्तरों पर कथक की बढ़त के काम, जैसे शास्त्रीय संगीत में हम लोग कहते हैं बढ़त करते हैं जो है, तो उसमें होते रहे। तो प्रयोग धर्मिता के रूप में कथक को जब हम लेते हैं जी, तो कैसे कथक को जो है आधुनिक नृत्यों के समक्ष जो है प्रयोग में, आपने कोई प्रयोग इस तरह से किए हो तो थोड़ा सा जानकारी। आधुनिक नृत्यों से मतलब क्या आप कहना चाह रहे हैं? असल में हमारे यहाँ पे देखिए एक परंपरा रही है, मैं इस बात पे आना नहीं चाह रहा था, आपसे कहा जो कह रहा हूँ कि पश्चिम में जब कभी नृत्य की संगीत की बात की जाती है तो कहते हैं एथनो म्यूजिकोलॉजी। हाँ जी, एब्सोल्युटली, है ना। एथनो म्यूजिकल इसलिए कहते हैं कि वहाँ का तो परंपरागत है जो भी, चाहे वो आधुनिक भी है आपका जो। पश्चिम की भाषा में कहे तो आधुनिक मतलब जो जितने भी प्रयोग धर्मिता से जुड़ी चीजें वो सारी आधुनिकता के निकष के रूप में माना जाता है। तो उसमें कथक को किस स्थान पर आप मानती हैं? ये मैं प्रेरणा गुरुजी के ही शब्दों में कहूंगी कि आधुनिक, अगर आज मैं जो कथक कर रही हूँ तो वो आधुनिक ही है, क्योंकि वो आज ही का है। मैं वो कथक नहीं कर रही हूँ जो 50 साल पहले होता था या जो 200 साल पहले होता क्या था। लेंगे आप, किस रूप में? संदर्भ, तेजी, तैयारी, आप उसका कॉस्ट्यूम देखेंगे, आप उसका टेम्परामेंट देखेंगे, आप बोलों का बनावट देखेंगे। आपको नहीं लगता कि आप कोरियोग्राफी से भी जुड़ी हुई और कथक से भी जुड़ी हुई है, कोरियोग्राफी और कथक में अंतर बहुत कम रह गया? ऐसा नहीं है, मतलब कोरियोग्राफी और कथक में तो अंतर बिल्कुल, आपकी बात जो है वो बिल्कुल ठीक है कि वो कम है, और दूसरी तरह से देखा जाए तो बिल्कुल कोई संबंध है भी नहीं, क्योंकि कोरियोग्राफी जनरली ये जो टर्म है ऐसा, ये शायद हमें वेस्ट से मिला है। कथक जो नृत्य है या जितनी भी हमारी लेकिन हावी नहीं हो रहा है, कोरियोग्राफी हावी नहीं हो रही कथक? बिल्कुल, एब्सोल्युटली, क्योंकि कथक जैसे जो अपना उसका एक क्रम है, उसकी अपनी एक अंतर्निहित कोरियोग्राफी है हर नृत्य की। जी, मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, आप देखिए कि जब ये 3 घराने कथक के पहले से मौजूद रहे हैं, जी जी जी, उसके बाद जो उर्दू शब्दावली कथक की रियामत की परन की सारी चीजें जो उसको देखते हुए चक्रधर सिंह जी जो है संस्कृत शब्दावली लेते हुए पूरा एक रायगढ़ कथक घराना, बल्कि बड़ी संयोग भी, दुर्लभ संयोग इस रूप में भी कहें कि जो लोक कलाकार थे उनसे उन्होंने शुरुआत, उनके साथ भी उन्होंने उनसे शुरू किया। जी, तो ये जो कथक में बहुत सारी चीजें रूपांतरित करते हैं हम, जो जीवन से जुड़ी चीजों को जो है, तो एक पक्ष ये कहता है कि नहीं कथक को जिसकी शास्त्रीयता पे हमला किया जा रहा है, और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि प्रयोग में बढ़त की जा रही कथक की, क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जो भी, मेरे पास जो भी विचार हैं अभी वो मेरे गुरु लोगों से ही मुझे मिले हुए हैं, तो उन्हीं की बात मैं कहना चाहूँगी कि गुरुजी हमेशा कहती हैं कि परंपरा और प्रयोग साथ साथ चलते हैं, तो अगर परंपरा में प्रयोग नहीं होगा। कुछ आपने ऐसे प्रयोग किए उसके बारे में आलोक में बात करें? उस आलोक में अगर बात करें तो मैंने अभी तक एक ही कोरियोग्राफी करी है जिसका नाम है इंडवेलर, जो कि ऋग्वेद के मंत्र पुष्पम उससे बना है, और वो कहता है कि सब कुछ एक है। जो पूरा, मतलब मुझे वो इतना इंटरेस्टिंग लगा था कॉन्सेप्ट कि जब उसने कहा, उसमें मुझे ये याद हुआ कि जो पानी है उसी से फूल है, और फिर उसी से मेघ है, और उसी से अग्नि है, और उसी से समय है, और फिर वापस वो पानी है, और वो पानी बेसिकली एक्सपीरियंस है। सो एवरीथिंग इज पंचभूत तत्वों के साथ जोड़ते हैं। जी, मतलब उन्होंने बेसिकली 7 एलिमेंट्स बताए हैं, मंत्र पुष्पम वो उसको कह रहे हैं, और वो किस प्रकार से उन्होंने उसको वीव किया है कि सब कुछ एक बन जाता है, एंड एवरीथिंग इज वाटर, और यही सत्य है। और अगर हम इसको जान लें तो शायद हम ये जो हमारे सारे डिफरेंसेस हैं। आपने क्या नाम दिया इसको? इंडवेलर। इंडवेलर कहाँ इसकी प्रस्तुति हुई? इसको हमने जयपुर में उदय शंकर बैले फेस्टिवल में किया, और उसके बाद फिर हमने इसको एक इंटरनेशनल ग्रीन फेस्टिवल कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसको वहाँ किया। आपने अच्छा याद दिलाया, उदय शंकर बेले की बात की। तो उदय शंकर जो है पंडित रविशंकर के भाई रहे, उनके नाम से बेले समारोह होता है जी। और आप सोचिए उदय शंकर जी ने भारतीय नृत्यों को पश्चिम से मेल करके बिल्कुल पूरी एक शैली इजाद अपने समय में की थी जी। और मुझे लगता है कि पश्चिम में भारतीय नृत्यों का आगाज किसी ने किया पहले तो शायद उदय शंकर जी। बिल्कुल, हाँ जी। तो उदय शंकर जी के संदर्भ में हम लोग बात करें कि उदय शंकर जी ने बेले का और यहाँ के जो लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य जो है, कुचिपुड़ी, ओडिसी, भरतनाट्यम, इन तमाम नृत्यों के मेल से जो एक अलग शैली विकसित की थी, और बहुत चर्चित भी हुई थी। बाद में अल्मोड़ा में उनका एक केंद्र भी जो बना था। आप क्या समझते हैं कि कथक के साथ दूसरे नृत्यों के समागम से कोई नया कुछ किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, और लोग कर रहे हैं।
लेकिन कितना उचित है ये हमें सोचने की और विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि कभी कभार प्रयोग में हम इतना आगे निकल जाते हैं कि शायद हम अपनी परंपरा छोड़ देते हैं या हम अपनी जड़ों को छोड़ देते हैं। और कथक एक ऐसा नृत्य है जहाँ जितना वो फिक्स्ड है, जितना लिमिटेड है, उतना ही वो वहाँ इम्प्रोवाइजेशन की गुंजाइश है। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारी सीमाएं कहाँ तक हैं, हमारा व्याकरण कितना स्ट्रांग है, हम अपनी परंपराओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर हमने परंपरा छोड़ दी तो फिर वो कथक भी नहीं रह जाएगा। जी, आपने भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद जो है उसके जरिए भी नृत्य प्रस्तुतियाँ बहुत सारे स्थानों पर दी है, बल्कि भारत से बाहर भी बहुत सारी प्रस्तुतियाँ आपकी होती रही है। किस रूप में पाती हैं भारतीय नृत्यों को पश्चिम के नृत्यों के मुकाबले? बहुत मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब हम बाहर विदेशों में अपने नृत्य कला को लेके जाते हैं तो वहाँ लोग जिस गंभीरता से और जिस समझदारी से उसको देखने समझने की कोशिश करते हैं, उसका अभाव मुझे यहाँ देखने को मिलता है। और वो लोग इनफैक्ट इतना अच्छा लगता है कभी कभार कि बैठ के ऑडियंस में आधे से ज़्यादा लोग ताल लगा रहे होते हैं, तो उसका जो आनंद है, हाउसफुल शोज़ होते हैं, तो वहाँ पे जो कथक नृत्य का जो ओहदा है या शास्त्रीय नृत्य और संगीत का, भारतीय शास्त्रीय नृत्य संगीत का जो ओहदा है वो बहुत ही ऊंचा है। और जब भी हमें बाहर जाने का मौका मिलता है तो हमें बहुत गर्व महसूस होता है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या मानती हैं आप? क्योंकि शायद हमें जल्दबाजी बहुत है। हम स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, साउथ के लिए तो नहीं कहूँगी क्योंकि वो आज भी रूटेड हैं, कर्नाटिक म्यूज़िक या उनका जो संगीत की शैली जो उसका स्वरूप है वो भी अभी तक फिक्स्ड ही है। हम लोग नॉर्थ इंडिया में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इन्वेजन्स भी हुए हैं और बहुत ज़्यादा हम अपनाते हैं और शायद अपना कुछ छोड़ बहुत जल्दी जाते हैं। मनीषा जी, एक खास बात और भी कि एक मुख्य ताल जो होती है जी, उस एक मुख्य ताल के साथ बहुत सारी और ताल पे जो है प्रदर्शन जो कथक का कलाकार संभव कर लेता है, बाकी नृत्य में शायद इस तरह से नहीं होता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि कथक एक ऐसा नृत्य है जहाँ आपको पूरा का पूरा ताल नाचते हैं आप ये नहीं कहते हैं कि आप इस ताल में नाच रहे हैं, आप कहते हैं मैं 3 ताल नाच रही हूँ। आप उस ताल के स्वरूप को खड़ा कर देते हैं, जो कि एक बहुत ही विशिष्ट बात है। आप बाकी भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में आप कोई ना कोई पीस या आइटम आप परफॉर्म करते हैं, बट कथक में तो आप पूरा का पूरा ताल नाचते हैं। जैसे हिंदुस्तानी पद्धति में जिस प्रकार आप पूरा का पूरा राग आप खड़ा कर देते हैं, तो आप राग कर रहे हैं और उसमें फिर आप तो ताल की भाषा के रूप में अगर कथक को व्याख्यायित करते, एक बात और मुझे याद आती है कि बिरजू महाराज क्या करते थे, नाचते हुए पैरों की आंख होती है। हाँ बिल्कुल। तो वो कहते थे कि हम लोग तो खुद जो है चित्रकार हैं और हवा में जो है चित्र बनाते और मिटते चले जाते, बहुत सारे और चित्र तो है। इसी आलोक में बात करें हम कथक के बारे में कि कथक की जो संभावनाएं जो है भविष्य की जो है उसको किस रूप में देखती हैं आप? जी, बहुत संभावनाएं हैं, क्योंकि अभी ऐसा क्योंकि आपने खुद एक इंस्टीट्यूट भी कथक प्रशिक्षण का खोला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसी आलोक में बात कर रहा हूँ मैं आपसे। जी, मैं बस इसीलिए क्योंकि आजकल बहुत लोग सीखना चाहते हैं। पहले मुझे लगता है कि पहले का अब शायद 50 गुना ज़्यादा लोग हैं जो आपसे सीखना चाहते हैं, ज़्यादा आपके पास वेन्यूज़ हैं, बहुत सारे गुरु लोग हैं जो सिखा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा आपके पास अब मीडियम्स भी हैं। आप उसकी स्टडीज़ में जा सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं, आप एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट बन सकते हैं। अब तो मीडिया, सोशल मीडिया पे भी बहुत तरह तरह के आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं कि आप अपने आर्ट फॉर्म के ज़रिए आप अपने आप को अलग अलग जगह आप स्टैब्लिश कर सकते हैं। बहुत सारी बातें मैं चाहता हूँ कि आपसे करूँ, और कथक के बारे में तो बात करते मुझे लगता है कोई अंत उसका दिखाई नहीं देता है, क्योंकि जब ठीक से कोई बात करने वाला होता है लगता है और बातें उपजती रहती है, जैसे कथक में उपज जिस तरह से जो होती है। बहरहाल मनीषा गुलियानी से बात करें तो एक बात मैं और पूछना चाहूँगा कि मनीषा जी की और क्या रुचियाँ हैं कथक के साथ साथ, और एक बात मैंने शुरुआत में कही थी कि लोक नृत्यों से भी आपका जुड़ाव रहा है जी, तो दोनों का निर्वहन कैसे कर पाती हैं आप? मैंने लोक नृत्य बचपन में सीखा है और उसे काफ़ी परफॉर्म किया है, लेकिन जब कथक को मैं, आप कह लीजिए कि बड़े होके जब मैंने इसको सीरियसली सीखना शुरू किया, 10 साल की ट्रेनिंग के बाद मुझे लगा कि नहीं अब मुझे कथक ही करना है, तब से लोक नृत्य जो है वो कहीं पीछे छूट गया। लेकिन लोक नृत्य की समझ की वजह से मुझे लगता है कि हम कथक में थोड़ा और कुछ ज़्यादा देख पाते हैं और उसको ज़्यादा अच्छा जोड़ पाते हैं, तो ये है। और बस और क्या रुचियाँ आपकी कथक? मेरी रुचियाँ कथक के अलावा मुझे
मुझे बातें करना बहुत अच्छा लगता है, जैसे हम कर रहे हैं अभी। जी बिल्कुल, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल तरह स्तर पे मुझे बातचीत करना पसंद है, मुझे खाना बनाना पसंद है अगर मेरे पास समय है तो। अदरवाइज़ मुझे कथक के अलावा कुछ, और बहुत ही ईमानदारी से कहूँ तो मुझे कथक के अलावा कुछ भी नहीं करना अच्छा लगता। नए जो कथक में लोग आना चाहते हैं, युवा पीढ़ी जो जी। इसमें अपना कैरियर बनाना चाहती है, प्रकार से जो है, जी। बल्कि भारतीय ज्ञान परंपरा की भी बात खास जी। तौर से चल रही है। जी और चूंकि आप कथक के प्रशिक्षण से भी जो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो जी। नए आना चाहते हैं कथक में, इस ज्ञान परंपरा को समझते बूझते हुए अपना कुछ अपना बनाना चाहिए, उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? नए लोग जो भी करना चाहते हैं, मैं कहती हूँ कि प्लीज़ आप जुड़िए, क्योंकि ये सिर्फ आपकी चाहत नहीं, ये आज और समाज की ज़रूरत भी है। हमें सही में ऐसे लोगों की ज़रूरत है कि हम वापस से जो हमारी संस्कृति है उसको पकड़ें, धरोहर को पकड़ें, उसको सही तरीके से साधें, ताकि अगर हम आज विदेश में भी जा रहे हैं, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो गया है और हम सब एक जैसे हो गए हैं, और अगर हम अपनी जड़ों को, अपनी संस्कृति को नहीं जानेंगे तो हम कहीं खो जाएंगे, एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। तो अब वापस समय आ गया है कि आप अपने आप को समझें, जानें। और कथक एक ऐसा नृत्य है जिसमें आपको संपूर्ण जीवन दिखाई देता है। इट्स नॉट ओनली अ डांस फॉर्म। इसमें आपको, मुझे लगता है, जीवन का ऐसा कोई पक्ष या अंग नहीं है जो इससे अछूता है, और कलाओं का भी ऐसा कोई अंग नहीं है जो आपको नृत्य में ना मिले। तो आप ज़रूर इससे जुड़ें, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है, बहुत एक्साइटिंग है, और हर दिन आप एक नई चीज़ करते हैं जिसका आनंद जो है वो उस प्रकार है कि गूंगे का गुड़ है। तो आप इससे जुड़ेंगे तो ये सब के लिए, समाज के लिए, आपके लिए, कला के लिए, कथक के लिए बहुत ही सुंदर होगा। बहुत महत्वपूर्ण बातें मनीषा गुलिया जी ने हम लोगों से साझा की है कि कथक जो है एक प्रकार की पूरी परंपरा है, जिसके तहत संगीत की तमाम जो हमारी विरासत है उसको हम समझ सकते हैं, गूंज सकते हैं, बुन सकते हैं, और नृत्य से जुड़ी जो हमारी विरासत है उसको अगर हम लोग समझ लेते हैं और उसके जरिए कुछ प्रदर्शन करते हैं तो उसकी सार्थकता अधिक है। मनीषा जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें हम लोगों से साझा की, और आप यहाँ स्टूडियो में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।